नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन अभी हुकूमत को 60 दिन हुए हैं, नई हुकूमत है ये। बिल्कुल कहा यह जाता है कि स्टेटस को तोड़कर ये नई हुकूमत आई है और इससे पहले ये हुकूमत नहीं थी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सिविलियन हुकूमत के जो 35 साल हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उन्होंने गुजारा। तो अभी 60 दिन हुए नहीं हैं और हनीमून पीरियड 100 दिन का होता है। उस सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान साहब ने APC का मुतालबा कर दिया और हालांकि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के नुमाइंदे भी पार्लियामेंट में बैठे हैं और ये तमाम अपोजिशन पार्टी भी पार्लियामेंट में है, लेकिन उन्होंने मुतालबा कर दिया APC का। और अब तक जो इत्तला है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने जो APC बुलाई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, उन्होंने मसलन वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ये नहीं आएंगे, उनका वफ्द आएगा जो हमने सुना है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इस APC का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है और शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी इस वक्त कस्टडी में हैं। तो एक सवाल है कि इन तमाम अहम लीडरान की जो पोजीशन की गैर मौजूदगी में इस पर APC की क्या अहमियत होगी और क्या एजेंडा है और क्या अहमियत होगी। दूसरा, आज पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्शन ऑर्डर 108 के तहत नेसेसरी इजलास में बुलाया गया उनको। नेसेसरी इसलिए कहता हूँ मैं कि जी उसमें लिखा हुआ है कि जी इफ़ नेसेसरी, तो ये सब आम इजलास है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, असद कैसर साहब ने ऑर्डर जारी किया, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ दो बात अहम कही है। एक तो उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत जो है, ख़ास तौर पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब यानी कायदे ऐवान की तरफ इशारा किया कि वो NRO का कह रहे हैं कि जी NRO जो है वो मांगा जा रहा है। तो उन्होंने खुलकर कहा कि NRO कौन मांग रहा है वो बताया जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कोई गवाह भी पेश किया जाए कि किसने कब कैसे NRO मांगा। और ये भी कहा कि जिस तरीके से PMLN के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अपनी पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक बड़ा जोर दिया जुमले पे, हमारी पीपल्स पार्टी, तो नोट किया जाता है तो हमारी पीपल्स पार्टी के लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे ना तो मुल्क चलेगा ना पार्लियामेंट चलेगी। ये भी बड़ी बात की उन्होंने। अब सवाल ये है कि एक और बहुत अहम पार्लियामेंट में बात हुई और वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कही, उन्होंने हुकूमत की तरफ तवज्जो दिलाया हुकूमत को कि माशी शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं चलेगी और हुकूमत माशी मसाइल जो इस वक्त हैं उसके लिए आए, हम मिल बैठ कर इस मसाइल को से निकलें, इस मसाइल को निकाला जाए। मैं हुकूमत के कुछ अरकान से बात कर रहा था और मैंने कहा कि देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे और PMLN के साथ बैठे और माशी मसाइल से निकलने की तजावीज़ उनसे ले। तो उनका ये कहना था कि जिन पार्टियों ने पाकिस्तान की माशी मसाइल को इस तरह तबाह किया है, अगर उनके पास तजावीज़ होती तो वो 2008 से लेके 2013 तक इतना बहरान ना लाते माशी मसाइल में, और 2013 से 2017 तक माशी मसाइल का माशियात का दिवालिया ना निकला हुआ होता। तो सवाल यह है कि इनको 3-3 बारी मिली और इन 3-3 बारियों में, 2 बारियों में, 3 बारियों में मुल्क की तबाही के जिम्मेदार ये दोनों पार्टियां हैं, करप्शन की जिम्मेदार ये दोनों पार्टियां हैं। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। तो हम तो अभी 60 दिन भी नहीं हुआ आए हैं,
इनके साथ इनकी क्या तजावीज़ पे अमल करें। इनको फुल टाइम हुकूमतें मिली, अगर इनके पास तजावीज़ होती तो पाकिस्तान 2017 से पहले मौशी मसाइल से निकल चुका होता। ये स्टेटमेंट था उनका, मैंने रख दिया है। इन इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे हम। और एक और बात की याददारी साहब ने कि हुकूमत इंसाफ से चले, तो इस सिलसिले में मेरे पास जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ हैं जनाब शेख रोहेल असगर साहब, MNA हैं मुस्लिम लीग नून के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और आपका भी शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, सदर बस्ती पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका शुक्रिया। रोहेल असगर साहब, NRO के ऊपर पार्लियामेंट में आज शहबाज शरीफ ने, क्योंकि हुकूमत ये बार बार कह रही है कि हम NRO नहीं होने देंगे और एहतसाब का अमल जारी रहेगा, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी NRO कौन मांग रहा है, और शेख रशीद साहब जो हुकूमती वजीर हैं वो कहते हैं शहबाज शरीफ जो है वो NRO मांग रहे हैं। इस पे जरा कमेंट्स आपका चाहूंगा। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब ने ये जुमला कहा कि हमारे लोगों को, यानी नून लीग के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो हमारी पीपल्स पार्टी है उसके लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस तरह ना मुल्क चलेगा ना पार्लियामेंट चलेगी। इसका क्या मकसद है सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। अच्छा, मैं आपको एक गुजारिश करूं तो आपने जो अल्फाज अदा किए ना कि जो वज़ीर आज़म के हवाले से आपने कहा कि वो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं NRO नहीं होने दूंगा। किससे नहीं होने देंगे आप? मतलब ये आप तरफ वाज़ेह कर देते ना, मतलब वजाहत नहीं करते। अगर आप वाज़ेह कर दिया करें ना तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है। आप वज़ीर आज़म हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, तो आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं? किसको कहना चाह रहे हैं आप कि वो NRO नहीं करने दूंगा मैं? तो फिर ज़रा मेरे लिए भी आसानी हो जाती है बात करने में, बताने में। वरना तो मेरे ख्याल में शायद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इस पर सैरासर गुफ्तगू कर ली, और उन्होंने बड़े बाशगाफ अल्फाज में, बड़े खुले अल्फाज में उन्होंने बिल्कुल दबंग तरीके में कह दिया कि मैं इनके सामने गर्दन झुकाना मुनासिब नहीं समझूंगा, अवाम के लिए, मुल्क के लिए गर्दन झुकाऊंगा, इनके सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगा। और उन्होंने ये कहा कि साबित कर दें कि अगर मैंने या मेरे किसी रफीक ने ये बात की है तो मैं सियासत छोड़ दूँ। ये बहुत बड़ी बात है, इससे आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब, मैं माजरत के साथ, एक वतीरा बन गया हुआ कि आप बात कर लीजिए और अगले बंदे को आप छोड़ दीजिए उसके हाल पे, और वो अपनी सफाइयाँ पेश करता रहे, अपनी दलीलें पेश करता रहे, अपने आप को साफ करता रहे। बस आपने बात कर ली और चले गए। बट मैंने आपसे गुजारिश की है, एक तो चीज़ ये उनको क्लियर करनी चाहिए कि NRO आप देंगे या किसी और ने उनको NRO देना है, और तो फिर आपके सामने 2-3 इंस्टीट्यूशंस रह जाते हैं, तो आप तो उसमें दखल ही नहीं दे सकते ना, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को अब इबहाम में बातें नहीं करनी चाहिए, या सिक्रेसी में रह के बातें नहीं करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। आप चीफ एग्जेक्टिव है इस मुल्क के वज़ीर। लेकिन सर लास्ट टाइम जब मुशर्रफ साहब ने NRO दिया था तो उस वक्त वो हुकूमत थे, तो इसका मतलब ये है कि NRO उसी वक्त हो सकता है जब हुकूमत उसका हिस्सा बने, ये मतलब है। और हुकूमत इस वक्त वज़ीर आज़म की है। जी, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ ना कि देखें, प्रेसिडेंट उनका अपना तहरीक इंसाफ का, प्राइम मिनिस्टर वो खुद हैं। अब इसके बाद तो फिर बात रह नहीं जाती। अब आप न प्रेसिडेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, न अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं। तो ज़रा ये इसको ज़रा थोड़ा सा आप क्लियर आउट कर दें थोड़ी ज़्यादा। लेकिन मेरा ख्याल में इस बहस को अब आज की तकरीर के बाद इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए, और इस पे दोबारा किसी किस्म की कोई इशू नहीं बनता। अच्छा सर, एक और वजाहत जो मैंने मांगी थी, एक और जो उन्होंने कहा था कि हमारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपको गुजारिश करूँ डॉक्टर,
आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात ज़रा ज़हन में रखिए, जिस वक्त कोई शख्स तकरीर कर रहा होता है ना जोश खताबत में, वो अल्फाज कुडमुड हो जाते हैं, अल्फाज निकल जाते हैं। को अगर ये भी कह दिया कि हमारी पीपल्स पार्टी तो इसमें खर्च किया है भी, आप एक जगह बैठे हुए हैं इतफाक़ से, चूँकि इस वक्त अपोजिशन के मेंबर्स हैं और अपोजिशन जो है एक दूसरे का आपस में डिस्कस भी करती है, तो मेरे ख्याल में शायद अगर ऐसा लफ्ज़ निकल गया हमारी पीपल्स पार्टी, तो इसमें कोई ऐसी कोई गुनाह वाला कुछ नजर नहीं आता मुझे। सर मेरा जो यहाँ पे सवाल, मेरा यह सवाल का मकसद ये था कि एहतसाब का एक इदारा है, नैब आज़ाद है, वो गिरफ्तार कर रहा है। सर मेरी बात कीजिएगा, मैं पूरा सवाल कर लूं। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, सवाल तो कर दूं। हम आप 4 लोग हैं, मिसाल के तौर पे हम 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में अगर आप एक आदमी को छोड़ दें, हालांकि उसके भी वही केसेस है, उसमें भी वही इल्जामात हैं, अगर वो खुला फिर रहा है, दिल करता है आता है, दिल करता है नहीं आता, और एक शख्स को या 2 शख्सियात को आप बिठाते हैं और बुलाते हैं और बिठा लेते हैं और कहते हैं नहीं आप यहाँ बैठ जाएं, आप पे ये इल्ज़ामात हैं, और यार खुदा के बंदो, ये इल्ज़ामात तो मेरे पे भी हैं, ये इल्ज़ामात उस पे भी हैं। सर मुल्क का क्या कसूर है इसमें? पार्लियामेंट का क्या कसूर है सर? मुल्क का क्या कसूर है? पार्लियामेंट का नैब एक इदारा है, आपने बनाया है, आज़ाद इदारा है। मैं तो इसमें बहस ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आपने जो बात की है उस अदारे की बात की, मैंने तो उस अदारे की बात की है। नहीं, मैं ये चले मैं आगे मैं जरा आगे चल के इस पे मजीद आपसे वजाहत चाहूंगा। कायरा साहब की तरफ आ जाता हूँ। कायरा साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट है और बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और ख़ास तौर पे उनके स्टेटमेंट में ये है कि शॉर्ट टर्म जो आपकी पॉलिसी है वो नहीं चलेगा, हुकूमत चाहिए जो ये कर्ज जो लिया है सऊदीया से ये वक्ती तौर पर है। इसके अलावा उन्होंने जो बड़ी बात की वो ये की कि आइए मिलकर जो है हम बैठें और माशी मसाइल को हल करें। तो ये जब बात की, तो ये जिस तरह बात की उस पर हमने जब हुकूमती चंद अरकान से बात की तो उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के 2008 के अगर आप मुआशी कैलकुलेशन निकाल लें मुशर्रफ साहब के बाद से, तो बहुत सी चीज़ें आप हुई हैं और मुआशी मसाइल बड़े हैं, ख़राब हुए हैं, तबाही की तरफ गए हैं, और मज़ीद तबाही जो है वो नून लीग ने बहुत ज़्यादा ला दी है। तो अगर इनके पास तजावीज़ होते तो 3-3 साल बारी में आज मुल्क मुआशी मसाइल में इस तरह ना खड़ा होता। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब, उन्होंने शायद एक दफ़ा कहा, आपने 2-3 दफ़ा अपने इंटरव्यू में ये बात कर दी, 3-3 बारियां। गुजारिश यह है कि पहली बारी पीपल्स पार्टी को मिली जब मुल्क टूटा हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक सरजमीन बेआईन को लेकर चला था, और उन्होंने इस मुल्क को क्या दिया अब उस पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो का 88, 90 या 93, 96 या 2008 से 2013 आए, 4 बार का मैं हिसाब देने को तैयार हूं। दूसरी गुजारिश है कि जब दोबारा मोहतरमा को लाया गया फिर वही सूरत हाल, फिर हमें कोई जिम्मेदारियां ही दी गई थी, मुल्क ऑलरेडी बर्बादी की हालत में था। 2008 में हमें क्या मुल्क मिला था? मुल्क की हालत यह थी कि एक वर्दी वाला जर्नैल सर पे बैठा था, उसकी हैंड पे गवर्नमेंट बैठी थी, वो पाकिस्तान में मिला था जिसमें सवात, मालाकांड, वजीरिस्तान, ये सारा पाकिस्तान की अमलदारी से आउट हो चुका था। वो पाकिस्तान में मिला था जिसमें खाने को गंदम नहीं थी, जिसमें खाने को चीनी नहीं थी, जिसमें पाकिस्तान हमें वो मिला था जिसके टोटल रेवेन्यू रिजर्व उस वक्त 1 बिलियन के करीब थे, और हमारे पास जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होती थी वो 1.1 ट्रिलियन थी। सर, दुनिया पाकिस्तान को सर मैंने मुआशी हवाले से कहा है, बड़े अदब के साथ मैंने मुआशी हवाले से ये सवाल रखा है, और अगर आप मुआशी हवाले से पूछना चाहते हैं तो मुशर्रफ साहब के दौर में
2000 से 2007 तक $3.7 बिलियन कर्ज लिया गया। 1990 से लेके 1999 तक $17 बिलियन का कर्ज था। मेरे पास फिगर्स है सर। मैं उससे ज्यादा फिगर आपको देता हूं, आप सुनिए। गुजारिश यह है, हमें पाकिस्तान मिलता है, दुनिया में रिसेशन आ जाता है, आलमी मंडी में बहरान आ जाता है 2008-2009 में, वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड एपिटाइट कमजोर हो जाती है। पाकिस्तान जरी मुल्क है, गंदम बाहर से मंगवा रहा है, चीनी बाहर से मंगवा रहा है, दालें बाहर से मंगवा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स $19 अरब पर रुकी हुई है। और पीपल्स पार्टी के दौर में 2 बड़े फ्लड आए, एक बड़ा आलमी रिसेशन, इसके बावजूद अब $25.5 अरब की एक्सपोर्ट लेके गए। क्या वो वैसी चलेगी हवा में? तेल की कीमतें $65 से $145 तक चली गई। क्या हमने उसको केटर नहीं किया? क्या उस वक्त पाकिस्तान के पास हमने बर्बादी कर दी है वर्ल्ड मार्केट के अंदर? हमारा बहुत सारा पैसा वो था और ड्रेन आउट हो गया बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस। पाकिस्तान में कोई बंदा आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। और इसके बावजूद डॉक्टर साहब, पाकिस्तान 2009 में गंदम में, चीनी में, दालों में, फूड में सरप्लस हो गया था। और 2010 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। 2010 में फ्लड आया था। आपकी एक्सपोर्ट $25.5 अरब हो जाए, $6.5 अरब हम एक्सपोर्ट पर एनम बढ़ा दे, तो हमने बड़ी बुरी इकोनॉमी चलाई। हमने पाकिस्तान नहीं सर, आपने 21 से 25 किया, आपने 21 से 25 किया मुशर्रफ साहब के दौर में। एक जुमला जरा, जी 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 सर, 1.1 ट्रिलियन रुपीज से हम 2.12 ट्रिलियन 5 साल में कर देते हैं। मुझे पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट बता दे, कोई गवर्नमेंट बशमूल हमारी अपनी हुकूमतें, जिन्होंने 5 साल में पाकिस्तान का रेवेन्यू रिसीट डबल किया हो। मियां साहब तमाम तर कोशिशों के बावजूद 3.5 ट्रिलियन से आगे नहीं जा सके थे। ये उसको डबल फिगर में नहीं, डबल नहीं कर सके उसको, ये पीपल्स पार्टी ने किया है। ठीक है, ठीक है। मैं जरा सा, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है बहुत अहम चीजों की। मैं तो कंपैरिजन पे आ रहा था, जरा उनसे भी राय ले लेते हैं। जनाब क्या कहते हैं आपके सेनेटर मोहसिन अजीज साहब? देखिए, बात यह है कि 2 तरह के आपने सवालात किए। एक तो आपने मईशत के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर बात की। बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर इकॉनमी का ही मैं जवाब आपको दूं, देखिए मुशर्रफ का दौर था 2000 से 2008 तक। बीच में मुशर्रफ साहब पहले अकेले रहे, उसके बाद वो किसी किस्म की डेमोक्रेसी लेकर आए। ये वो दौर था जिस वक्त पाकिस्तान ने तरक्की की। और दो वो डिक्टेटर हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। अगर माशी आप बात करेंगे तो मैं उसका अलग जवाब दूंगा। डिक्टेटर आए हैं, डिक्टेटर ने रूल किया, उसको नहीं रूल करने दिया, नहीं करने देना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए उसको पॉलिटिक्स में। एक सेपरेट बात है, सेपरेट डिस्कशन है। आई एम नॉट टचिंग द पॉलिटिक्स साइड ऑफ द सिचुएशन एट टुडे। बात यह है कि जी देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, ये फैक्ट है कि उस वक्त जो हमारी ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। हमारी एक्सपोर्ट जो है एग्जैक्टली 8 सालों में डबल हुई थी। उसके अलावा जो हमारे इदारे थे, इदारे हमारे बेहतर हुए थे। स्टील मिल हमारी बेहतर हुई थी, स्टील मिल की कारकर्दगी बेहतर हुई थी, PIA के कारकर्दगी बेहतर हुई थी। बाद में जिस वक्त 2008 के बाद से ये एक बुनियाद रखी गई इकॉनमी को ख़राब करने की। सबसे पहले PIA ख़राब हुआ, ओवर उसमें स्टाफिंग हुई, उसकी वजह से PIA दिन ब दिन नीचे जाता गया। उसके बाद स्टील मिल का आप हाल देख लें कि वो किस तरीके से ली गई। कोई इदारा भी ऐसा नहीं रहा कि जिसको आप कहा जाए कि जिसकी बुनियाद को आपने टच किया और बुनियाद आपने छोड़ दियो। बुनियाद ही यहाँ पे इदारों की ख़राब कर दी गई, और बुनियाद ख़राब होने से जो 2013 के बाद हुआ वो उससे मल्टीपल उसका इफ़ेक्ट आया। पहले तो बात यह है कि आप इसको स्टडी करें कि किस तरीके से, हाँ ये जो कायरा साहब फरमा रहे हैं ये भी बात सही है कि उन दिनों में ये ज़रूर था कि ऑयल की कीमत एकदम बड़ी राइज कर गई थी। ये भी सही है कि उन्होंने तकरीबन एक्सपोर्ट्स को 21 बिलियन से 25 बिलियन में ले गए थे। थोड़ा सा उसमें इंक्रीज़ है, तकरीबन 4-4.5 बिलियन का इंक्रीज़ है, विच इज़ नॉट इनफ, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। लेकिन बात यह है कि जो इदारे ख़राब हुए, अब हमारी जब बारी आती है, आप हमें तजवीज़ देते हैं कि 60 दिनों में, 70 दिनों में आप चाहते हैं कि हम आपसे मदद मांगें। बात यह है कि जी देखिए, जहाँ हमने अच्छे काम करने हैं आप हमें सैबोटाज न करें, आप हमारी टांगें ना काटें, आप हमें कम से कम छोड़ तो दें कि हम अपना काम करें। लेकिन
आप हमें एडवाइस देना चाहते हैं इस वक्त, थैंक यू बट नो थैंक यू। वाई? बिकॉज हमें अपना करने दें। हम चाहते हैं कि कम से कम इदारों की बुनियादें पहले सही की जाए। आप कोई इदारा दे रहे हैं, आप पोस्टल सर्विस की बात ले लें। पोस्टल सर्विस जो है दुनिया में, आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गैप मौजूद है, और वो जो है ना 9 अरब रुपए के लॉस में चल रहा है। आप यूटिलिटी जो रिटेल का बिजनेस है दुनिया में आज वो जो बुलंद तरीन उसके ऊपर है कि रिटेल का बिजनेस, तमाम बड़े अच्छे अच्छे इदारे जो है, बड़े अच्छे अच्छे कारोबारी जो है वो रिटेल के बिजनेस में जाते हैं। हमारा वो बिजनेस जो है 14 अरब का नुकसान करता है। बात यह कि उसमें जो छोटी छोटी खामियां हैं वो हमने दूर करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? कि उसमें अकरबा परवरी हुई, क्योंकि उसमें हमारे कुछ जो है ना ज़ाती मफादात थे। अब बात यह है कि हमें कम से कम कुछ मुद्दत के लिए आप छोड़ दें, ताकि हम ये जो इदारे हैं इनको कम से कम अपनी जगह पर ले आएं, ताकि जो लोगों का माशी कत्ल आप जो कहते हैं कि जिस वक्त कि हम इसको सही करना चाहते हैं, तो सही करने के क्या तरीक़ेकार हैं कि हमें एक आयरन हैंड लेना पड़ेगा। हमें एक जो कि एक एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन में ये भी है कि हमें कुछ रिट्रेचमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें जो इनके मुश्किलात थे, फ्लड आया, बिल्कुल सही बात करते हैं। लेकिन साथ साथ ये जो सर्कुलर डेट का नाम है, ये हमने पहली दफ़ा सुना, 480 बिलियन ये छोड़ कर गए, और माशाल्लाह दूसरे वाले साहिबान 1.1 ट्रिलियन छोड़ के गए। बात यह है कि ये देखिए, ये जो बिजली बनी, इनके दौर में भी जो बिजली बनी, पढ़े लिखे आदमी है, इनके दौर में भी जो बिजली बनी, होता क्या है? नहीं सर, ये पर्सनल हो जाएगा। सर्कुलर डेट बेसिकली जो है बात है कि कॉस्ट, मैं कर देता हूँ, सारे का सारा बोझ अवाम पर डाला जाता है। नहीं, अब यही कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? नहीं, ये बात है जी, बता दें जी, सर्कुलर डेट ये है, सर्कुलर डेट ये गर्दिशी कर्जे इसको कहते हैं। बेसिकली ये है कि योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही बोलने दो, मोहसिन अजीज साहब बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ऑयल प्राइसेस 145, मैं तो यही मैं क्या करूं? सस्ती बिजली मैं कहां से लाऊं? नहीं, आप नहीं यहां से लाएं कि आपके दौर में, और उसके बाद जो है, जो कि मेरी अगर आप अर्ज सुन लेंगे तो आपको भी पता समझ आ जाएगी। बात यह है कि जी देखिए, यहाँ पे मैं आपको अर्ज कर दूं ना, मेरी सुन तो लें आप ना। बात यह है कि उस वक्त से लेके आज दिन तक क्या हो रहा है, बिजली के साथ एक खिलवाड़ इस मुल्क में क्या हो रही है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 गुना कीमत पे लग रहे हैं। 3 गुना कीमत पे लगने क्या वजह है कि उसमें सारी की सारी जो है ओवर इनवॉइसिंग चल रही है, और 17% जब आप रिटर्न देते हैं तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गोज अप बाय 3 टाइम्स, नॉट 3%, 3 टाइम्स। यही जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके साथ के ममालिक में, आपके दूसरे ममालिक में जो लगते हैं, मिसाल की बात अगर एक प्रोजेक्ट जो है 50 बिलियन का लगता है, यहां पे वो 150 बिलियन का लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 टाइम्स ओवर इनवॉइसिंग है, और उसकी वजह से उसका टैरिफ जो है वो 3-4 सेंट की बजाय वो 15-15 सेंट आता है। दिस इज वेयर द सर्कुलर डेट कम्स इनटू प्ले, कि यहां पे जब ठीक है, मैं मुझे जरा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मोहसिन अजीज साहब ब्रेक कहा जा रहा है, और ये भी सही है कि कैपेसिटी जो 19,000 से बढ़ाई नहीं है आपने ट्रांसमिशन, तो बताइए आप प्रोडक्शन कर भी देंगे तो आप सप्लाई कैसे करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है जिसको मेरा ख्याल है हल करना भी बहुत अहम है। मेरे पास बहुत फिगर है इस वक्त इकोनॉमी पे, लेकिन क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं पार्टी नहीं बनना चाहता, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आता हूं और फिर अपने मेहमानों से बात करता हूं। वेलकम बैक। अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं, तज़कियाकार हैं, बड़ा नाम है। अमजद साहब, मैं थोड़ा सा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं, और वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज हुकूमत कह रही है कि NRO मांगा जा रहा है और एहतसाब हम नहीं रोकेंगे, और अपोजिशन कह रही है, ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के, कौन मांग रहा है आप बताइए। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब मुआशी मसाइल में सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को कह रहे हैं कि जी आइए मिलकर हल करें।
हुकूमत ये कह रही है कि भाई इस माशी मसाइल जो यहाँ तक पहुँचा है, जो हमें मिला है, वो तो आपने पैदा किया है। वो कहते हैं मुल्क को आपने लूटा है, मुल्क को कर्जार आपने बनाया है, तबाही मसाइल की आपने की। अगर आपके पास तजावीज़ होती तो मुल्क माशी तौर पर यहाँ तक नहीं पहुँचता। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो सिचुएशन आज है वो बाहर सूरत जिन लोगों ने पैदा की वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उससे पहले एनआरओ का जैसे कहा जा रहा है या इस तरह की बातें, मेरा ख्याल है ये बातें करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो कर रहा है, तो फिर उसको काम करने दें। फिर क्यों आप इस तरह की बात करके बिला वजह एक कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं? और फिर उस पर लाजमन मैं समझता हूं कि नून लीग का मौकफ या शहबाज शरीफ साहब का मौकफ इस लिहाज से दुरुस्त है कि अगर आपने पूरी कौम के सामने कह दिया कि एनआरओ मांग रहे हैं, तो फिर बताएं कौन मांग रहा है। सो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज खड़ी करना बिला वजह, उस पे इन लोगों को इतराज करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कभी फवाद चौधरी, कभी इमरान खान खुद ये कोई ना कोई बयान ऐसा दाग देते हैं जिसकी वजह से वो बजाय इसके कि हम अपने कौमी मामलात की तरफ तवज्जो दें, वो तवज्जो कहीं और चले जाती है और उसका हासिल वसूल कुछ नहीं होता। अब दूसरी तरफ ये है कि जैसे जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी हम तावन, सो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपना काम करे और अपोजिशन अपना करे। अपोजिशन का काम है कि वो तनकीद करे उनके मसाइल पे, और अगर वो तनकीद करने की बजाय ये समझते हैं कि ये काम दुरुस्त हो रहा है जो कुछ भी किया जा रहा है, तो उनकी हमायत कर दे वहां पे पार्लियामेंट में। लेकिन ये कहना कि आओ मिलके बैठ के करें, ये मेरा ख्याल है सियासत का या पार्लियामेंट्री सियासत का अंदाज दुरुस्त नहीं है। इसमें आपके मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हुकूमत कामयाब हो जाए अपोजिशन को भी साथ मिलाने में, तो उसका तो काम चल गया कि अपोजिशन जो तनकीद करती थी वो खत्म हो गई। लेकिन कौम किधर जाएगी? कौन है जो निगाह रखेगा उन गलतियों पे जो हुकूमत कर सकती है? ठीक, तो ये चीजें जो है मेरा ख्याल है हमें समझनी चाहिए, अपना रोल अदा करना, अपना रोल अदा करना चाहिए। जनाब मैं आता हूं जनाब रोहेल असगर साहब की तरफ। रोहेल असगर साहब, एक और बहुत अहम मसला है और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब एपीसी कर रहे हैं, और उसके ऊपर हमने देखा कि इस एपीसी में ना तो अब बिलावल भुट्टो जा रहे हैं, ना आसिफ अली जरदारी साहब जा रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ जा नहीं सकते। तो इस एपीसी जिसकी अक्सर जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाती है, और पार्लियामेंट ही वो जगह होती है जहाँ पर निगाह रखी जाती है, तजावीज़ दी जाती है, बहस किया जाता है और तनकीद की जाती है, जो कुछ भी है। तो फिर सर इस एपीसी की क्या अहमियत है जिसमें सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब शामिल होंगे और एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ जो अभी आए हुए, जिसको पहली दफ़ा सिर्फ 60 दिन भी नहीं हुए? क्या कहेंगे सर? मैंने ये बात बहुत पहले, जब ये आप जिक्र खैर आपके चैनल्स पे हो रहा था, तो मैंने एक बात कही थी कि असर होता ये है कि आप एक एजेंडा तश्कील देंगे और उस एजेंडे पे पहले प्रिलिमिनरी एक मीटिंग होगी जो वफूद की आपस में मुलाकात होगी। उस एजेंडे पे गौर व खौज होगा, वो एजेंडा है क्या वो एजेंडा इस मुल्क को मजबूत करने का एजेंडा है? क्या वो इस मुल्क के अवाम को मजबूत करने का, उनकी माशी हालत दुरुस्त करने का, पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करने का एजेंडा है? बहुत अच्छा, खूबसूरत तरीका है, बैठना चाहिए, बाहर भी बैठना चाहिए, पार्लियामेंट। ये बातें मैं सुन रहा था अभी, बड़ा हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये आपने रास्ता दिखाया भाई, हमें किसने रास्ता दिखाया? ये एपीसी आप लंदन में करते रहे, एपीसी लाहौर में करते रहे, एपीसी आप इस्लामाबाद में करते रहे, किसी तरह हुकूमत को रोक दिया जाए, किसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को आने से रोक दिया जाए। वो रास्ता किसने दिखाया? क्यों आप इतने आप परेशान क्यों होते हैं? ये सब कुछ चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ बातें जो हैं, ये अल्फाज जो हैं, ये आप ही के दिए गए हैं। मैंने आज भी पार्लियामेंट में कहा है कि हुकूमत का काम होता है अपने रवैयों को दुरुस्त करना, हुकूमत का काम है सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना, हुकूमत का काम है अपने अखलाक को दुरुस्त रखना। अपोजिशन तो तनकीद करती है, अब देखते हैं बर्दाश्त कितनी है आप में। आप देखते हैं ना, मैं अगर आसिफ जरदारी साहब की जगह पे होता तो मैं कभी भी आपसे ना कहता। और एक बात और मैं दुरुस्त कर दूं, आपके सुनने वालों की कानों में डाल दूं, देखने में देख भी लें और इसको दुरुस्त कर दें। ये बात हुकूमत ने की थी कि आइए हमारे साथ बैठ के हमारी मदद कीजिए और हमें को रास्ता दिखाइए। मैंने नहीं की थी, ये तो आपने हमें तो आप खुद दिखाते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि आपको शौक पड़ गया हुआ है कि आपने एक बात करनी है, उसके बाद आपने उससे
मुकर जाना है, आपने फिर जाना। और दूसरी बात एक और मैं कायरा साहब से बात कर लूं सर, कायरा साहब मैं अहम बात आखिरी बात जो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करने जा रहा हूं, ये जहन में रखें, हुकूमत एक दिन आए, हुकूमत एक साल रहे, पहले दिन हुकूमत का पता चल जाता है कि हुकूमत का नुक्ता नजर क्या है, हुकूमत कहां तक चलेगी, इनके अंदर एबिलिटी है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है, ये पहले दिन हो जाता है पता। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं आता हूं जरा कायरा साहब की तरफ। कायरा साहब, एपीसी पे बात करूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब भी नहीं जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी नहीं, नवाज शरीफ साहब भी नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, सिर्फ मौलाना। तो क्या मौलाना फजल रहमान को खुश करने के लिए ये जो पार्टी है अपोजिशंस की, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट की जो अहमियत है उसको जायल कर रही है सर? जी कायरा साहब, मेरी आवाज आ रही है? मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एपीसी मुलतवी कर दी है, तो अभी ये डिबेट रेलेवेंट नहीं रहेगी। दूसरी गुजारिश ये है कि हम बिल्कुल असेंबलियों के अंदर डिबेट करने के कायल है, असेंबलियों के बाहर भी जो आपका इंटेलिजेंसिया है, ये एपीसी नहीं, अपोजिशन की कुछ जमातें मिलकर बैठना चाहती थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसकी तजवीज दी, तब अभी वो मुलतवी हो गई। जब वो दोबारा कन्वीन करने का प्लान करेंगे फिर मेरे ख्याल में रेलेवेंट होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर जरूर आपकी राय लेना चाहूंगा कि क्या सर अभी एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत के मुआशी मसाइल में साथ देने की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि जी हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए ताकि जो है वो जमहूरियत मजबूत हो, और फिर ये एपीसी जिसमें ये सुनने में आ रहा था कि ये हुकूमत के खिलाफ एक महाज बनाया जाएगा, इसको जरा कंपैरिजन कर दीजिए सर। अच्छा, पहली गुजारिश ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने एक तावन की बात की है। हुकूमत कह रही थी कि हमें सबको मिलकर ये एजेंडा आगे बढ़ाना चाहिए, हमने कहा हम तैयार है, और हमने बिल्कुल आपको वादे तौर पर काम, कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। मुल्क की बेहतरी के लिए आसिफ जरदारी साहब ने कहा ये हुकूमत अगर कामयाब होती है तो मुल्क कामयाब होता है, मेरा बेशक नुकसान हो लेकिन मुझे इस पर एतराज नहीं है। गुजारिश ये है कि अगर ये हुकूमत इतने जोम में है कि वो अकेले ही सब कुछ कर सकते तो बिस्मिल्लाह, हम कोई जबरन तो नहीं कह रहे, हमने तो इनके इस इस्तेदाद को, इनके इस बात को, इनके इस जो सवाल था कि सब मिलकर कोई ऐसा रास्ता पैदा करें मुल्क की बेहतरी का, उस पर हमने कहा और तजवीज दी कि सारी अपोजिशन को साथ लेके चलें। अगर ये बूझ बुझक्कड़ समझते हैं कि यही सब कुछ कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, हाँ ये बात दुरुस्त है। कभी इनको आए 6 महीने 2 महीने नहीं हुए, इनको टाइम मिलना चाहिए, ये अपना एजेंडा पूरा कर सके, ये कौम के सामने अपना परफॉर्मेंस शो कर सके। लेकिन वो शेख साहब जो बात कर रहे थे ना, डॉक्टर साहब, वो पंजाबी में कहते हैं कि जड़े जो बाल होता है ना वो पोतड़ों में पहचाना जाता है, वो पोतड़ों में पहचाना जाता है। वक्त तो दे, फिर भी वक्त तो दें सर। हमें तो कोई इतराज नहीं। जरदारी साहब ने अपनी उस स्पीच में भी कहा हम हुकूमत को गिराने वाले नहीं हैं, हम हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं। हम कब रोक रहे हैं? तो आपका सवाल है, उसके जवाब में हम बात कर रहे हैं। ये तो जरूर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा आपसे, नजीर साहब के पास और जनरल साहब की तरफ आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। मोहसिन अजीज साहब क्या कहेंगे इस एपीसी के ऊपर जो अभी कायरा साहब ने कहा कि जी मुलतवी कर दिए मौलाना फजल रहमान ने, इसे मुलतवी कहेंगे या ये कहेंगे कि जी ये हुकूमत के खिलाफ जो एक एपीसी बुलाई जा रही थी मौलाना फजल रहमान की, उसमें अहम लीडरों ने जब मना कर दिया तो उसकी अहमियत ज़ीरो हो गई, इसलिए मुलतवी कर दिया, इसका मतलब है एपीसी नाकाम हो गई, क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त इनइफेक्टिव हो गए हैं, वो इररेलेवेंट हो गए इस आज के दौर में, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। उनका ना कोई नाम है, ना उनकी असम्बली में कोई जो है नशिस्त है, कुछ भी नहीं है। और वो बड़ी बुरी तरह से
अपने हलकों में हार चुके हैं। इसलिए ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अपोजिशन को ये इकट्ठा करें और ये अपनी रेलेवेंस कुछ यहाँ पे बता दें। इनका घर भी जो है 13 साल से इन्होंने रखा हुआ था मिनिस्टर्स इनक्लेव में, कश्मीर के नाम पे। कश्मीर पे जाके इन्होंने एक बात, एक तकरीर, एक जो है ना यहाँ पे नारा उन्होंने नहीं लगाया, बस ये अपने मज़े में बैठे हुए थे। वो सारी की सारी चीज़ें चली गई। तो इस वक्त थोड़ी सी एक दिमागी खलफशार में इस वक्त मुब्तला है। बात यह है कि जी दोनों जो हमारी जमातें हैं वो इस वक्त अपने मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो इस वक्त जो है वो, हम तो इसमें एक तो इतराज़ नहीं था, APC करना चाहते थे, बिल्कुल करें, आइंदा भी करना चाहते हैं, ज़रूर करें अगर ये चाहते हैं। लेकिन ये चूँकि अपने को मसाइल में, कोई अल अजीज़ा में फंसा हुआ है, कोई फलूदे के जो अकाउंट में फंसा हुआ है, कोई जो है ना ये नंदीपुर में फंसा हुआ है, कोई जो दूसरे हैं नीलम झेलम के अकाउंट में फंसा हुआ है, ये तमाम वो जो है जमातें हैं जिन्होंने अपने अपने अदवार में जो ये काम किए हैं वो इस वक्त उनके सामने आ रहे हैं। क्योंकि नैब इस वक्त जो है वो मुकबका नहीं, गिव एंड टेक का मामला वो नहीं कर रही। इससे पहले जब नैब ने कोई केसेस भी हुए, वो सियासी इंतकाम पे एक केस निकला और वो फिर बाद में उसमें गिव एंड टेक होके वो केसेस ख़त्म कर दिए गए, डिले कर दिए गए या उसको जो है प्रोलॉन्ग कर दिया गया। अब वो नहीं हो रहा। हमारी तरफ से सिर्फ यही एक इशारा दिया गया है और कहा गया है कि हम ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेंगे, ना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक इदारा जो बना हुआ है उसको हम फ्री हैंड दिया हुआ है कि लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड जो उनके पास जो रेगुलेशंस हैं, जिस तरीके से लॉ बनाए गए। पिछली अदवार में ये भी कोशिश की गई कि उसके लॉज को चेंज किया जाए, बैठे ये लोग नहीं कर पाए। अभी उन्होंने दोबारा से बात की है कि जी उस पर हम बैठना चाहते हैं। हमने कहा बिस्मिल्लाह, एक कमेटी बन गई है और कमेटी में बैठेंगे कि किस तरीके से उसको इफेक्टिव भी रखा जाए, क्योंकि ये एक इदारा है जिसको इफेक्टिव रहना चाहिए। पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी लॉ में अमेंडमेंट चाहिए हम उसके लिए भी तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन अब बात सिलसिला ऐसे है कि इस वक्त ये दोनों एनआरओ कौन मांग रहा है सर? एनआरओ कौन मांग रहा है? एनआरओ सर, एनआरओ की जहां तक बात है सर, एनआरओ की जब बात है वो असल में इस वक्त कोई डायरेक्ट जो है इसका नाम नहीं लिया जा सकता। ये वक्त आने पे इसका नाम भी लिया जाएगा और बताया भी जाएगा कौन मांग रहा है, किस तरीके से मांग रहा है। एनआरओ तो इनको पहले भी मिला था, मिल के भी गया, लेके भी गए और 10 साल जो है इन्होंने उस पर एतराज़ भी किया कि नहीं जी हमें एनआरओ मिला भी नहीं, कागज़ भी मौजूद है, जबकि उसको डिनाइल करते गए। तो ये तो जो इनके जो है ना पुराने ये वाक़यात हैं सब आपके सामने है। कुछ दिनों बाद जब मौका आएगा ये जो है, जब मौका आएगा इंशाल्लाह जरूर इसका नाम भी बताया जाएगा और मौका भी बताया जाएगा और किसके थ्रू किया गया और जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और जिसके थ्रू हो रही है वो भी बताई जाएगी। जी सही है। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब बहुत शुक्रिया, शेख रोहेल असगर साहब शुक्रिया, कायरा साहब शुक्रिया और जनाब जनरल अमजद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।